हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर chemistry class. In today's class, we'll be continuing the chapter number 7 titled as P block elements. And as you already know that we are studying group 16 under the section of P block elements. So in today's lecture, we'll be continuing the same group 16 elements. सो इनके बारे में हम बच्चों क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले आप एक बार वो रिकॉल कर लीजिए, उसके बाद हम आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं. सो ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में जो इसका बेसिक था, जैसे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियाई, एंथैल्पीज वगैरह, दैट हैज़ बीन टोल्ड टू यू. Along with that, in the previous section, in the previous lecture, I had taught you about the physical and chemical properties of group 16 elements. Along with that, I had also taught you about a compound of oxygen. We were talking about the compounds of group 16 elements, जिसमें से हमने आपको ऑक्सीजन का एक कंपाउंड पढ़ा दिया था. That was dioxygen. Okay, the first compound of oxygen has been taught to you, that is dioxygen. So अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के कंपाउंड, जिसके अंदर बेसिकली हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स के कंपाउंड. कौन कौन से दो एलिमेंट्स होंगे? पहला होगा ऑक्सीजन और दूसरा एलिमेंट जिसके कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे वो होगा सल्फर. फाइन, तो पहले ऑक्सीजन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं. बेसिकली आपको तीन कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं. लेट मी नेम देम. सो वो तीन कंपाउंड्स होते हैं डाइऑक्सीजन, उसके बाद आप पढ़ते हो अबाउट सिंपल ऑक्साइड्स, एंड आफ्टर दैट यू स्टडी अबाउट ओजोन. तो ये तीन कंपाउंड्स आप इसमें पढ़ते हो, जिसमें से हम ये वाला कंपाउंड पढ़ चुके हैं, ये और ये आपको आज पढ़ाएंगे. फाइन, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स के बारे में. उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे सल्फर को. ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, और हम पढ़ेंगे बच्चों सिंपल ऑक्साइड्स के बारे में. तो बहुत ही सिंपल है ये सिंपल ऑक्साइड्स, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली जो आपको नॉलेज चाहिए वो है टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, कि किस किस तरह के ऑक्साइड्स होते हैं. ओके, सिंपल ऑक्साइड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि ऑक्साइड होता क्या है. तो बच्चों ऑक्साइड कोई भी एक बाइनरी कंपाउंड है. ऑक्साइड्स इज अ बाइनरी कंपाउंड इन विच वन एलिमेंट इज ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट कैन बी अ मेटल, नॉन मेटल और अ मेटलॉइड. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. चाहो तो लिख लो कि ऑक्साइड्स आर अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद सम अदर एलिमेंट. बाइनरी का मतलब होता है दो कंपाउंड्स होंगे उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, दो एलिमेंट्स होंगे उस कंपाउंड के अंदर. ठीक है, सो आई होप ऑक्साइड्स क्या होते हैं वो आपने समझ लिया है. और लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल ऑक्साइड्स. पहला एग्जांपल आप ले सकते हो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम पढ़ाएंगे भी आपको अभी. कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन ऑक्साइड, देखो बाइनरी कंपाउंड है, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट. सारे जितने भी मैं कंपाउंड लिखूँगा सबके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होंगे. ओके, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ओके, फेरिक ऑक्साइड. ऐसे कई सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे इसके बारे में. ये सारे क्या होते हैं बच्चों? ऑक्साइड्स होते हैं. ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये ऑक्साइड्स बहुत सारे हैं. ओके, इट्स अ वेरी बिग फैमिली ऑफ ऑक्साइड्स, क्योंकि ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, तो कई सारे ऑक्साइड्स बनेंगे. तो इतने सारे ऑक्साइड्स को एक साथ पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं होता. सो जब एक बहुत बड़ी फैमिली होती है तो हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, ताकि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टीज़ एक साथ पढ़ पाएँ. तो ऐसे ही यहाँ पर भी किया गया. इसके टाइप्स ऑफ सिंपल ऑक्साइड आपको पढ़ाना है, यही एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्ज़ाम के अंदर यही सबसे ज़्यादा आता है, टाइप्स ऑफ सिंपल ऑक्साइड्स. तो बच्चों बेसिकली हमने क्या किया, ऑक्साइड्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया. वो ग्रुप्स कौन कौन से थे?
पहला ग्रुप था आपका एसिडिक ऑक्साइड, फिर था बेसिक ऑक्साइड और थर्ड था एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, सो ये 3 टाइप के होते हैं। लेट मी नेम देम, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। तो हम एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स को कि एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। सो दे आर वेरी वेरी सिंपल। एसिडिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स हैं विच कंबाइन विद वाटर टू गिव यू एन एसिड। ठीक है, जो वाटर से कंबाइन करें आपको एक एसिड दें, वो होते हैं आपके एसिडिक ऑक्साइड्स, एज सिंपल एज दैट। तो आप इसको डिफाइन कर लो यहाँ पर, एन ऑक्साइड that combines with water to give you an acid, उसको हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। इसके एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल SO2, CO2। ओके, ये इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। सो यू मे राइट इट डाउन। So these are the examples of this. Now let us talk about a reaction जहाँ पर आप इसको realize कर पाओ कि how it is combining with water to give you an acid. So for that you can see a reaction, और एग्जाम में भी आती हैं। So remember these reactions, that when SO2 is combining with water, it is giving you an acid, sulfurous acid, H2SO3. So this is an example of a एसिडिक ऑक्साइड। और जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक। ये एक जनरल आप याद रख सकते हो, सो दैट इट मे हेल्प यू टू सॉल्व अ रिएक्शन इक्वेशन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, ये एक जनरल क्राइटेरिया है कि बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल ही एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, बट कुछ मेटल्स विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कैन ऑल्सो बिहेव एज एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड टाइप, दैट इज बेसिक ऑक्साइड। तो बच्चों बेसिक ऑक्साइड में क्या होगा, शायद आप कुछ तो आइडिया लगा पाए होगे अभी तक। जब एसिडिक ऑक्साइड में ये होता है तो बेसिक में क्या होगा, तो बेसिक में होगा एन ऑक्साइड दैट कंबाइंस विद वाटर टू गिव यू एन बेस इज नोन एज बेस ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। ओके, दोनों ही सिंपल थे। सो एन ऑक्साइड दैट कंबाइंस विद वाटर to give a base. Okay, examples of these types of oxides are like calcium oxide, barium oxide, sodium oxide, and etc. Okay, these are some of the examples. Now let me write a reaction so that you could realize this thing. So let me take sodium oxide. So when sodium oxides combine with water, it gives you a base, basically NaOH. So this is a reaction that is showing you that how a basic oxide is combining with water to give you a base. और यहाँ पर generally metallic oxides are acidic, are basic, are basic. ठीक है, जो मेटलिक ऑक्साइड्स होंगे वो जनरली बेसिक ही होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो कि कैल्शियम, बेरियम, सोडियम ऑल आर मेटल्स, सो देयर ऑक्साइड्स आर बेसिकली बेसिक इन नेचर। ओवर हेयर यू हैड सीन दिस। सो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि आप बच्चों एग्ज़ाम के अंदर जब रिवाइज करो या फिर पढ़ो तो पढ़ दोनों को लो, बट अगर कभी आपको लगता है कि मेरे को याद करने की ज़रूरत है, आई एम फॉरगेटिंग इट, तो बच्चों सिर्फ एक को याद रखो, या तो एसिडिक याद करो या बेसिक याद करो। ठीक है, अगर आपने एसिडिक याद कर रखा तो आप बेसिक की डेफिनेशन बहुत ही सिंपली लिख सकते हो, बिकॉज दोनों में सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क है जो कि आपको खुद उस वर्ड में दिख रहा होगा क्या फ़र्क हो सकता है, एज सिंपल एज दैट। और एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए आप इन्हें याद रखो, इसको। सो नाउ लेट्स स्टडी द थर्ड टाइप, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे कि आपको नाम से दिख रहा होगा कि एम्फोटेरिक मीन्स विच कैन बिहेव इन
2 ways. So amphoteric oxides बच्चों वो ऑक्साइड्स होते हैं that behaves as acidic oxide as well as basic oxide. So you may write down that oxides which behave as both acidic and basic oxides are known as amphoteric oxides. मतलब ये है कि दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस. ओके, नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस. तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपको जो मिलता है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. सो दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. इनकी रिएक्शन आप अपनी NCERT की बुक के अंदर देख सकते हो. सो बच्चों अब इसके बाद एक कैटेगरी और होती है ऑक्साइड्स की जिसको हम बोलते हैं एज न्यूट्रल ऑक्साइड, यानी कि जो ऑक्साइड ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है. ओके, सो ना ही वो एम्फोटेरिक भी होगा. सो एक एसिड जो ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रल ऑक्साइड. सो एक और कैटेगरी है ऑक्साइड्स की दैट इज़ नॉट सो फेमस, दैट इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड. सो ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं विच आर नाइदर एसिड नॉर बेसिक. सो ओवर हेयर आई हैड रिटन द डेफिनेशन, यू मे नोट इट डाउन. इसके एग्जांपल्स भी ज़रूरी हैं. तो एग्जांपल इसका कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है. दीज आर सम ऑफ द फेमस एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड. सो ये बच्चों 4 तरह के ऑक्साइड्स हो गए. इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऑक्साइड टॉपिक से नहीं आता. So that was the second compound that we had to study regarding oxygen. Now let's move on to the third compound जो हमें पढ़ना है in oxygen, that is ozone. So for that you please note down all these things. I'm turning the page. So now we'll be studying about ozone. तो ओजोन के बारे में काफ़ी हद तक आप जानते होंगे क्योंकि एक ऐसा वर्ड है जो आप अपनी लोअर क्लासेस से सुनते हुए आते हो, that there is a ozone layer in कि ओजोन इज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. ये शायद से स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है. आप इसको एक बार देख लेना अपनी प्रीवियस ईयर NCERT की बुक्स में लोअर क्लासेस. ओके, सो स्ट्रेटोस्फेयर ही मेरे को याद आ रहा है, उसी में होगी प्रेजेंट. So ozone, as you could see from the formula, that it is an allotropic form of oxygen. Allotropic form of oxygen, and it is highly reactive and protect us from the harmful rays of the sun. So अगर हम बात करें इसकी प्रिपरेशन की तो प्रिपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका, because in its preparation you need to pass dry oxygen through a silent electrical discharge. So आप इसको लिख सकते हो, it is prepared by passing dry oxygen through साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. अभी ये क्वेश्चन आता है कि साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ही क्यों. सो द रीज़न इज़ कि जो ये प्रोसेस है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है अंदर. ओके, सो ड्यू टू दैट रीज़न वी यूज़ अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज सो दैट इट डज नॉट डिकम्पोजेस. तो आप उसको लिख सकते हो that a silent electrical discharge is used because the preparation of ozone is a endothermic process. So therefore to prevent its decomposition we use this. और इससे आप जो भी ये ऑक्सीजन पास कर रहे हो इसकी 10% ही ओजोन में कन्वर्ट होती है. अगर आपको ज़्यादा मात्रा में कन्वर्ट करनी है ऑक्सीजन को ओजोन में तो आपको कुछ बैटरीज यूज़ करनी पड़ेंगी ऑफ ओजोनाइजर्स. सो दैट वाज अबाउट प्रिपरेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी प्रॉपर्टीज़. तो प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं. सो ओवर हेयर आई हैड रिटन दी डिफरेंट कलर्स दैट इज़ हैव इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इट. अगर वो गैस में है
गैस की फॉर्म में है तो उसका कलर होगा पेल ब्लू, इफ़ इट्स इन लिक्विड सो डार्क ब्लू, इफ़ इट्स इन अ सॉलिड सो ब्लैक। तो आप देख रहे हो कलर का जो चेंज है दैट इज़ फ्रॉम लाइटर टू डार्कर, कि वो पहले पेल ब्लू है, देन टूवर्ड्स डार्क ब्लू एंड देन टूवर्ड्स ब्लैक। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान होता है कि एज इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम गैस टू सॉलिड इट्स कलर इज़ बिकमिंग डार्कर एंड डार्कर। एंड ओजोन हैज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्मेल, and when it is present in a small concentration it isn't harmful, but if its concentration exceeds 100 ppm parts per million, then it causes headache and other illness, that is then it becomes dangerous। and ozone is unstable क्योंकि आप देख चुके हो कि इट्स फॉर्मेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि जब ये बनी है तो इसने थोड़ी सी हीट अपने अंदर ली है। एंड लेट मी अगेन रिकॉल कि अगर कोई चीज़ एनर्जी लेती है सो वो अनस्टेबल हो जाती है। ओके, ज़्यादा एनर्जी तो कम स्टेबिलिटी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ओजोन बनी कैसे है? ओजोन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो इट इज़ अनस्टेबल, इट इज़ थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल। तो आप इसको लिख सकते हो दैट इट इज़ thermodynamically unstable, an important point। So due to its instability it easily breaks into oxygen and nascent oxygen। ध्यान से देखना इस रिएक्शन को। ओजोन डिकम्पोजेस टू ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन। बच्चों ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? इट इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्टिव ऑक्सीजन। ये एक बहुत ही एक्टिव कंपाउंड होता है ऑक्सीजन का, ओके, जिसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन। ओके, सो दिस इज़ हाईली रिएक्टिव। तो अगर बच्चों ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन है तो ये किसी भी और एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकती है, और अगर ये कंबाइन कर रही है सो इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग समथिंग। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी कि जो आपका ओजोन है ये किसी को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, सो इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप यू कुड गेट दैट। सो इट एक्ट्स एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू इट्स लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, जैसे कि ऊपर देख रहे हो रिएक्शन में। एंड नेसेंट ऑक्सीजन इज एन हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन, सो इट readily combines with other compounds to oxidize them। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख भी पा रहे होगे कि यहाँ पर there was a compound of lead sulfide which when combined with oxygen gave you lead sulfate। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, दैट इज़ यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। सो आई होप यू विल गेट दिस ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन लेयर। अब बच्चों बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर आपने देखा, फॉर्मूला क्या है इसका? O3 इज़ दी फॉर्मूला। सो यानी कि इसके पास 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे एंड दीज ऑक्सीजन्स आर अरेंज्ड एंगुलरली विद ईच अदर। एक के बीच में होता है डबल बॉन्ड और एक में होता है बच्चों सिंगल बॉन्ड। एंड दिस इज़ अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कभी ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कभी ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। फाइन, सो दिस इज़ अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेट मी शो यू द ऑल रेजोनेंट स्ट्रक्चर। सिर्फ 2 ही होते हैं इसके। You can locate the number of electrons yourself. That is a very simple task. And as we all know that ozone layer is depleting. We all hear this thing that the ozone layer is continuously depleting in our atmosphere, due to which the harmful UV rays of the suns are entering towards the earth surface, causing various diseases like cancer etc. So सवाल ये आता है कि डिप्लीट क्यों हो रही है? इसके डिप्लीशन के पीछे का रीज़न है इसका रैपिडली कंबाइन होना विद नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड कितने ईजिली कंबाइन कर रहा है विद ओजोन एंड इट इज़ गिविंग यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन यहाँ पर डिप्लीट हो गया, ओजोन यहाँ पर डिप्लीट हो गया।
Okay, so this is considered as a major factor behind the depletion of ozone layer, because जो ये चीज़ है बच्चों नाइट्रोजन ऑक्साइड, it is a gas which is produced by the exhaust of aeroplanes and jet planes. Okay, so it is considered that the exhaust system of jet and aeroplanes are depleting the ozone layer, and along with them even the refrigerators, the air conditioner that we use, they also produce CFCs, chlorofluorocarbons, which is another major reason behind the depletion of ozone layer. So there needs to be a substitute to these gases of nitrogen oxide, of CFCs, so that one could prevent the depletion of ozone layer. And until we have a substitution to that, we must limit the use of such resources which deplete the ozone layer. So this was about the properties of ozone. Now let's move on to uses of ozone layer. तो uses में से एक यूज़ तो आप बच्चों देख ही चुके हो, that it is a very very good oxidizing agent. So this is the first important use that you must always remember. Okay, it's a very important point. अगले यूज़ तो बच्चों कई सारे हैं कि it is used for killing germs, as a germicide, as a disinfectant, as a water sterilizing agent. तो वो सब आप लिख सकते हो यहाँ पर, as a germicide और as a disinfectant. इसके अलावा ही बच्चों कई सारे यूज इसके होते हैं, and sterilizing of water. So these are some of the important uses that you must also remember. इनके साथ साथ it is also used for bleaching, it is used in starch etc. Okay, वो भी आप इसमें लिख सकते हो अगर आपके एग्जाम के अंदर आता है तो. So that was about the ozone, its preparation, its properties and its uses. So I hope these compounds of oxygen are clear to you. So now let's move on to the compounds of sulfur. So you please note down these entire things about ozone. I am turning the page. So now we will be studying the compounds of sulfur, in which the very first thing that we will be studying is the allotropic forms of sulfur. Allotropic forms of sulfur. तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है. देखो सल्फर एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कई सारे एलोट्रोप्स फॉर्म करता है, बट आउट ऑफ विच हमारे लिए सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट हैं क्लास 12th में. पहला है बच्चों अल्फा सल्फर, जिसको आप रोम्बिक सल्फर भी बोलते हो, और अगला है बीटा सल्फर, जिसको आप मोनोक्लिनिक सल्फर भी बोलते हो. रोम्बिक और मोनोक्लिनिक. और ये बच्चों एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म हुई फॉर्म्स हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई मीन टू से इज़ कि जो अल्फा सल्फर है ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है, और अगर मैं इसको हीट करता हूँ अबव 369 केल्विन, सो इट कन्वर्ट्स इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर. ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर स्टेबल फॉर्म है अल्फा सल्फर, और अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर. एंड लेट अस स्टडी दैट हाउ इज दिस अल्फा सल्फर फॉर्म्ड. सो बच्चों अल्फा सल्फर इज फॉर्म्ड ऑन evaporating the solution of roll sulfur in carbon disulfide. roll sulfur in CS2 मतलब होता है कार्बन डाइसल्फाइड. सो दिस इज हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड. और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो अल्फा सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट इट डिजॉल्व्स इन कार्बन डाइसल्फाइड. सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट अल्फा सल्फर. नाउ टॉकिंग अबाउट बीटा सल्फर, मैं आपसे पूछूं हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, तो आप कहोगे इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग रोम्बिक सल्फर. प्रिपरेशन आपको खुद मालूम हो गया, बाय हीटिंग रोम्बिक सल्फर. और एक बात बच्चों, दोनों ही जो ये एलोट्रोप्स हैं ये दोनों S8 मॉलिक्यूल्स होते हैं. द केमिकल फॉर्मूला इज S8 ऑफ बोथ दीज एलोट्रोप्स. ओके, सो बाय हीटिंग रोम्बिक सल्फर इट इज़ फॉर्म्ड. अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की तो इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड. फाइन. तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अल्फा सल्फर combines to beta sulfur on heating beyond
a temperature of 369 Kelvin. Okay, and beta sulfur below the temperature of 369 Kelvin converts into alpha sulfur. Fine. So जो ये टेम्परेचर है 369 केल्विन, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर. 369 केल्विन इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर. ऐसा इसको क्यों बोलते हैं? ऐसा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टेम्परेचर के नीचे अल्फा सल्फ़र की फॉर्म एग्जिस्ट करती है और इस टेम्परेचर के ऊपर बीटा सल्फ़र की फॉर्म एग्जिस्ट करती है. और इस टेम्परेचर पर बच्चों दोनों ही फॉर्म स्टेबल होती हैं. इस टेम्परेचर पर आपको दोनों ही फॉर्म्स मिल जाएंगी. बोथ दी फॉर्म्स आर स्टेबल एट 369 केल्विन. सो इट्स एन इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, यू मस्ट रिमेंबर दिस. ये एग्जाम में आ सकता है आपके. ठीक है, अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो द स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दीज 8 molecules of sulfur are arranged in a crown shape. Let me show you. So बच्चों, in front of you this is S8 molecule in a crown shape. Okay, so this is the structure of a rhombic sulfur. तो आप इसको अपनी नोटबुक में बना सकते हो बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके एग्जाम में भी ये आ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ S8 molecule. सो इट्स अ क्राउन शेप्ड मॉलिक्यूल. ठीक है, S8 के अलावा और भी कई सारी फॉर्म्स हैं, और भी कई सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं सल्फर की, आउट ऑफ विच द स्ट्रक्चर ऑफ S6 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ये आपके एग्जाम में आ सकता है. द स्ट्रक्चर ऑफ X6, ये बहुत ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है. इट इज़ एज सिमिलर टू एज अ structure of a chair. Let me draw the same in front of you. See, this is the structure of a S6 molecule. It's not so accurate. If you will see this in your book, then you could easily realize that it's of a chair form. और बच्चों, इस सेक्शन में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है वो ये है कि किस फॉर्म ऑफ सल्फर, दैट विच फॉर्म ऑफ सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. क्वेश्चन आता है कि विच फॉर्म ऑफ सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉमन है. पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सो बच्चों, ये फॉर्म होती है S2. S2 फॉर्म ऑफ सल्फर इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर विच इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर सिमिलर टू O2 ऑक्सीजन. अब ये पैरामैग्नेटिक क्यों होता है ये आपको खुद निकालना है. ओके, बाय फिलिंग द ऑर्बिटल्स ऑफ S2, द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. ओके, फिर देखना कहाँ पर अनपेयर्ड ऑर्बिटल आया, कहाँ पर नहीं आया, एंड देन चेक वंस कि क्या ये पैरामैग्नेटिक है या फिर नहीं है. एंड लेट मी टेल यू कि जो बच्चों S2 की फॉर्म होती है, इट इज़ अ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ सल्फर अबव 1000 केल्विन. अ फॉर्म दैट एग्जिस्ट above 1000 Kelvin. This was about allotropic forms of sulfur. अब बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये आप मार्क कर लो. एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दो स्ट्रक्चर्स और ये टेम्परेचर अलॉन्ग विद इट्स प्रिपरेशन कि हाउ कैन यू कन्वर्ट अल्फा इनटू बीटा एंड बीटा इनटू अल्फा सल्फर. उसका आंसर यही टेम्परेचर खुद है. ओके, so please note down all these things regarding allotropic forms of sulfur. And now let's study the compounds of sulfur. Now we'll be studying some important compounds of sulfur, in which the first compound that we'll be studying today is sulfur dioxide, SO2, sulfur dioxide, a very important compound. और इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, एंड आफ्टर दैट वील एंड ग्रुप 16 एलिमेंट्स. ठीक है, तो शायद आज हम सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड ही पढ़ पाएंगे. कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड. अलॉन्ग विद दैट वील ऑल्सो स्टार्ट ग्रुप 17 एलिमेंट्स इन टुमारोज लेक्चर, इन दी अपकमिंग लेक्चर. ओके, सो SO2 के पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन, फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड देन यूजेस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रिपरेशन. सो पहले बात करते हैं बच्चों लेबोरेटरी प्रिपरेशन की. सो लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, किसी भी एक सल्फाइड को लेते हैं एंड वी नीड टू ट्रीट दैट सल्फाइड विद
dilute sulfuric acid, and if you do that you will get sulfur dioxide. So now I am writing an ionic equation that represents only the important sections of the reactant that combine to give you sulfur dioxide. तो एक आपके पास है बच्चों सल्फाइट आयन और अगला है H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड का H+. So they both combine to give you sulfur dioxide along with water. So this is the laboratory method to prepare sulfur dioxide. अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड. सो इन इंडस्ट्रियल मेथड व्हेन यू रोस्ट सल्फाइड ओर्स, देखो रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में क्या फ़र्क होता है ये आपको पता होना चाहिए. सो व्हाट आई सेड नाउ वाज रोस्टिंग ऑफ फेरस सल्फाइड ओर्स. कोई भी सल्फाइड का ओर हो, लेट इट बी फेरस और सम अदर मेटल. सो फेरस सल्फाइड ओर व्हेन रोस्टेड मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ oxygen, it will give you sulfur dioxide along with Fe2O3. ओके, बट क्योंकि यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सो आई हैड रिटन इट ओवर हेयर एंड दिस हैज़ बाय प्रोडक्ट. बट एक्चुअली में क्या होता है बच्चों कि जब आप फेरस सल्फाइड को रोस्ट कर रहे होते हो, सो यू व्हाट यू नीड इज Fe2O3 एंड दिस इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट. तो ये इस रिएक्शन में एक्चुअली में एक बाय प्रोडक्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड. सो दिस इज हाउ यू इंडस्ट्रियली ऑब्टेन सल्फर डाइऑक्साइड. जस्ट बैलेंस दिस रिएक्शन and then you could write it this in your examinations. So that was about preparation. Now let's move on to some properties of SO2. So for properties, it's a colorless gas with a pungent smell, and highly soluble in water. Along with these properties, now let's talk about some chemical properties. So under chemical properties, एक property तो आप देख चुके थे in oxides, simple oxides of oxygen, जहाँ पर हम देखा था कि this SO2 is a basic acidic oxide which when combines with water gives you an acid, that it's an acidic oxide. ये आप देख चुके हो. इसकी रिएक्शन भी आपको मालूम होनी चाहिए कि जब SO2 कंबाइन करता है वाटर के साथ, इट गिव्स यू सल्फ्यूरस एसिड. और ऐसी बच्चों कई सारी और रिएक्शंस भी हैं सल्फर डाइऑक्साइड की. सो देर आर अ लॉट ऑफ रिएक्शंस आउट ऑफ विच द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आई एम राइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. पहली रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो है सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल टू गिव यू SO2Cl2. इसका नाम होता है सल्फ्यूरल क्लोराइड. एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड आपके एग्जाम में ये रिएक्शन आती है. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन. अलॉन्ग विद दिस एक और इक्वेशन है जो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. वो रिएक्शन है बच्चों कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, सो इट गिव्स यू सल्फर ट्राइऑक्साइड. ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक पार्ट है. एंड अलॉन्ग विद दिस यू मस्ट ऑल्सो नो दैट व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज मॉइस्ट, व्हेन SO2 इज मॉइस्ट, इट बिहेव्स एज अ reducing agent. It behaves as a reducing agent, an important point. And if I talk about its structure, so it resembles very similarly to the structure of ozone. कि इसके अंदर भी एक एंगुलर स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, जिसमें एक तरफ होता है सिंगल बॉन्ड, एक तरफ होता है बच्चों डबल बॉन्ड. एंड दिस इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड. सो इसका एक फॉर्म और हो सकती है, दैट इज़ कि डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाए. सो दीज आर टू पॉसिबल कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ SO2. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट यू कुड लेबल योरसेल्व्स. सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ SO2. सो यू प्लीज़ नोट डाउन ऑल द थिंग्स टिल हियर. आई एम टर्निंग द पेज.
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूजेस। सो एक इम्पॉर्टेंट यूज जो होता है दैट इज़ that liquid sulfur dioxides act as a good solvent for many organic as well as inorganic chemicals. So liquid SO2 acts as a good solvent. एक बहुत ही important property है ये liquid sulfur dioxide की, that makes it important. अगला important इसका use है कि it can be used as a disinfectant एज वेल एज अ प्रिजर्वेटिव, कि आप इससे पर्टिकुलर सुइटेबल थिंग को कुछ पीरियड के लिए प्रिजर्व भी कर सकते हो। अगला इम्पॉर्टेंट यूज़ इसका है इन ब्लीचिंग, स्पेशली सिल्क एंड वूल। और फोर्थ यूज़ है इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम। So these are four very important uses of sulfur dioxide. So आप इन सारे uses को नोट डाउन कर लीजिए। So as we have some time, so let's talk about oxo acids of sulfur. एक बहुत ही important section है और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इसके स्ट्रक्चर याद रखने हैं, क्योंकि ये फॉर श्योर आपके एग्जाम्स में आने ही आने हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। बेसिकली आपके पास 4 इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हैं, दैट आर H2SO3 जिसको आप बोलते हो सल्फ्यूरस एसिड, फिर आपके पास है H2SO4 जिसको आप बोलते हो सल्फ्यूरिक एसिड, आफ्टर दैट यू हैव H2S2O8, शायद आपने इसका नाम ना सुना हो बट जिसको बोलते हैं हम पैरो डायसल्फ्यूरिक एसिड, और फिर आपके पास है H2S2O7 जिसको आप बोलते हो बच्चों पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें इन चारों ऑक्सो एसिड्स का ही स्ट्रक्चर पढ़ना है कि ये कैसे होते हैं स्ट्रक्चर में। सो लेट अस स्टडी स्ट्रक्चर्स वन बाय वन, बट ओवर हेयर रिमेंबर वन थिंग कि मैं एक स्ट्रक्चर को आपको याद करवाऊंगा और बाकी सबको उसी से रिलेट करवा देंगे, सो दैट कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। सो आप बच्चों ध्यान से समझ लो स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, H2 है, आफ्टर दैट यू हैव सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वेन एवर आई टॉक अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, तो जो हाइड्रोजन है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही अटैच रहेगा एज OH ग्रुप, कि आपको जो भी H मिलेगा वो हमेशा O के साथ मिलेगा इन फॉर्म ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, H जो एटम है वो अलग से नहीं लगा होगा सल्फर के साथ, वो ऑक्सीजन के साथ ही OH ग्रुप की तरह से लगा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास H2SO4 है, तो मेन आपके पास यहाँ पर सल्फ़र है, क्योंकि हम सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स पढ़ रहे हैं। फाइन, और सल्फ़र के साथ आपसे मैंने कहा कि H हमेशा O के साथ ही आएगा, और जो बेसिकली पोजीशन होगी O और H की वो यहाँ पर होगी। OH फाइन, और इसके अलावा क्या बचे, 2 ऑक्सीजन और बचे। देखो 2H के साथ 2 ऑक्सीजन आ चुके हैं, अब बचे सिर्फ 2 ऑक्सीजन। सो वो 2 ऑक्सीजन कहाँ आएंगे, एक इसके ऊपर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट यू मस्ट रिमेंबर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए इसको रिलेट करते हैं बाकी सबसे। तो यहाँ पर वापस आओ, यहाँ पर हम कर रहे हैं सल्फ्यूरस एसिड का। तो सल्फ्यूरस एसिड में बच्चों क्या है कि एक ऑक्सीजन कम है, एक ऑक्सीजन कम है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। बाकी ध्यान से देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन इसके साथ लग जाएंगे, और जो एक बचा हुआ ऑक्सीजन होगा उसको हम यहीं पर लगा देंगे। सो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसका स्ट्रक्चर होगा। सिर्फ एक चीज़ फ़र्क होगी कि इसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लगा होगा। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, आपने याद ये किया, ये अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो गया आपको। ठीक है, अब इसका नाम ध्यान से देखो पहले,
क्योंकि आपको इसका नाम भी अभी याद नहीं है। अगर मान लेते हैं एग्जाम में आता है कि ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि हमें किस स्ट्रक्चर को बनाना है। सो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर डाई सल्फ्यूरिक है, 2 बार सल्फर है, डाई सल्फर, तो यहाँ पर जो एस के मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 हैं। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। अभी सिर्फ इसको याद रखो, उसको भूल जाओ, सिर्फ इस पे ध्यान दो कि यहाँ पर उसने कहा डाई सल्फ्यूरिक, तो 2 सल्फर है तो डाई सल्फ्यूरिक हो गया। फाइन। सो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर आपको 2 सल्फर रखने हैं। अब 1 सल्फर तो ऐसे ही रखना है, साथ में 1 सल्फर और रखना है, बट जो OH के ग्रुप्स हैं वो अभी भी 2 ही हैं। सो इस बार हम क्या करते हैं, सल्फर एज इट इज़ और साथ में 1 सल्फर और एज इट इज़। ओके, फॉरगेट दिस, 1 सल्फर यहाँ, 1 सल्फर वहाँ। इनके टॉप पर बच्चों ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑक्सीजन टॉप पर इसके भी होगा और इसके भी होगा। अब इसके पास हमें लगाने हैं 2 लगाने हैं OH के ग्रुप, क्योंकि देखो 2 हाइड्रोजन तो 2 OH के ग्रुप होंगे इस पूरे स्ट्रक्चर में, तो 1 OH को हम लगाएंगे इसके साथ, 1 को लगाएंगे इसके साथ। सो लेट्स अटैच OH, तो 1 OH हमने लगा दिया यहाँ पर और 1 OH हमने लगा दिया बच्चों यहाँ पर। इज दैट फाइन? अब आपको क्या करना है, आपके पास कितने ऑक्सीजन बचे उसको ध्यान से देखो। सो यू आर लेफ्ट विथ 4 ऑक्सीजन, 4 आपने यहाँ पर यूज़ कर लिए, 8 आपके पास टोटल थे, यू आर लेफ्ट विथ 4 ऑक्सीजन्स। सो 1 ऑक्सीजन को तो आप अटैच करोगे ऐसे सल्फ़र के साथ, एक इस सल्फ़र के साथ, एक इस सल्फ़र के साथ। सो 1 ऑक्सीजन आपने यहाँ पर अटैच कर दिया और 1 ऑक्सीजन आपने यहाँ पर अटैच कर दिया। इज़ दैट फाइन? अब देखो कितने ऑक्सीजन बचे, सिर्फ 2 ऑक्सीजन बचे, तो उनकी जो पोजीशन होगी वो कहीं दोनों के बीच में होगी। सो लेट अस ड्रॉ देम इन द बिटवीन एंड दैट्स इट। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। बस ध्यान ये रखना है कि पहले 2 सल्फर बनाओ, फिर ऊपर ऑक्सीजन जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड में होता है सेम वैसे ही बनाओ, फिर 2 OH के ग्रुप अटैच करो जैसा सल्फ्यूरिक एसिड में होता है एग्जैक्टली सेम, ऑक्सीजन लगाओ जैसा सल्फ्यूरिक एसिड में होता है एग्जैक्टली सेम, और जो बचे हुए 2 ऑक्सीजन उन दोनों को बीच में प्लेस कर दो। ठीक है, सो दिस वाज द 3rd ऑक्सो एसिड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4th ऑक्सो एसिड विच इज़ H2S2O7। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 1 ऑक्सीजन कम है, बाकी सब कुछ सेम है। H2S2O8 से यहाँ पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन कम है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसको ध्यान से देखो, इन फॉर्मूलोस को। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, ये तो आपको याद ही होगा। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका नाम सल्फ्यूरस क्यों है, इसलिए है क्योंकि उसमें 1 ऑक्सीजन कम है। तो सिमिलरली आप यहाँ पर देखो, इसका नाम ध्यान से देखना क्या है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इट्स पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको ध्यान से देखो बच्चों कि यहाँ पर था डाई सल्फ्यूरिक, यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक, बट स्टिल आपके पास 2 S हैं। तो आप याद कैसे रखोगे, आप याद ऐसे रखोगे कि अगर आपको डाई दिख रहा है तो डाई मीन्स 1 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पर है, डाई मीन्स 1 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपको यहाँ पर रखना है। यू नीड टू कीप 8 ऑक्सीजन्स। अगर डाई नहीं है तो आपको सिर्फ 7 ऑक्सीजन यहाँ पर रखना है, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं रखना। ठीक है, वरना आप इसको याद भी रख सकते हो कि पायरो सल्फ्यूरिक मतलब H2S2O7, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक मीन्स H2S2O8। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। तो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम होगा इसके जैसा, बट 1 ऑक्सीजन यहाँ से हम हटा देंगे, बीच से हटा देंगे, क्योंकि हमें तो पहले साइड के करने हैं ना पूरे, बीच में तो हम लास्ट में आते हैं। सो बीच में अगर हमारे पास 1 ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, अगर 2 थे तो हमने 2 रख दिए, एज सिंपल एज दैट। तो सेम वही स्ट्रक्चर है, एस रखो, एस रखो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर रखो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH का ग्रुप लगाइए, एक OH का ग्रुप अटैच करिए, अलॉन्ग विद दैट एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और सेंटर में सिर्फ 1 ऑक्सीजन।
गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया दोनों के बीच में, बट इट्स दी करेक्ट स्ट्रक्चर दैट यू कुड गेट ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ दिस. पर ध्यान रखना कि यहाँ पर डाई था तो 2 ऑक्सीजन आ गए बीच में, यहाँ पर डाई नहीं है तो सिर्फ 1 ऑक्सीजन आएगा बीच में. ठीक है, नाम बड़ा है तो फॉर्मूला भी बड़ा होगा. फाइन. सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर. आपने याद इसका करा, बाकी सबको आपने इसी से रिलेट कर लिया. ठीक है. सो आई होप दीज ऑक्सो एसिड्स वर क्लियर टू यू. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.